गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेज। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिगार्ड्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज द एमएनएस के लिए। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स को, देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। मैमल्स में जो स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस पर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पेरीविटलाइन स्पेस, दूसरा है जोना पेलुसिडा, तीसरा कोरोना रेडिएटा, चौथा है विटलाइन मेम्ब्रेन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है बच्चों वो है जोना पेलुसिडा। जैसा कि आपको पता है कि जब जो ओवम होती है तो ओवम के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं और इसी जोना पेलुसिडा पर एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं और जो क्या करते हैं स्पर्म को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। वो स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और स्पर्म के जो हेड पार्ट होता है उसके ऊपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं और एक्रोसोम में एक प्रकार का लाइटिक एंजाइम पाया जाता है, एक प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसको हम स्पर्मलाइसिन कहते हैं। तो ये स्पर्मलाइसिन क्या करता है, जोना पेलुसिडा के दीवार को डाइजेस्ट कर देता है और आसानी से वो क्या करता है ओवम के अंदर एंट्री कर जाता है। फिर दोनों के प्रोन्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूजन कर जाते हैं, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड जाइगोट विल फॉर्म, है ना, और जाइगोट बन जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जोना पेलुसिडा। जैसे कि इस फिगर में आप देखिए दिया गया है बाइंडिंग ऑफ एक्रोसोम इंटैक्ट स्पर्म ऑफ एग जोना पेलुसिडा। जेडपी मीन्स क्या होता है, जोना पेलुसिडा। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये एग का है और इधर आप देख रहे हैं ये स्पर्म दिखाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं हेड ऑफ स्पर्म, तो जो ऊपर का लेयर है ये आप देख रहे हैं हेड के ऊपर का लेयर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके बीच में आप देख रहे हैं ये मिडिल पीस है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये इसका टेल पार्ट होता है ना। तो आप अगर ये देखेंगे तो जिसका हेड पार्ट होता है ये क्या करता है, ये तुरंत अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स द एग मेम्ब्रेन। तो जो एग का मेम्ब्रेन है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं इधर अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जोना पेलुसिडा पर ही क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये हेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है जिससे हेड इनसे आकर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट होने के बाद क्या करता है, ये स्पर्मलाइसिन को इन पर रिलीज करता है और ये जो इनका बाहर का जो लेयर है जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, इनको ये पेनिट्रेट करके अंदर की ओर घुसता है। फिर क्या होता है, पेरीविटलाइन स्पेस से होते हुए वो साइटोप्लाज्म में घुस जाता है। फिर दोनों के साइटोप्लाज्म जो आपस में मिल जाते हैं तो बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद फिर दोनों के प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं जिसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। फिर दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं जिसको हम एम्फीमिक्सी कहते हैं। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जाइगोट बन जाता है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले स्पर्म को जो अट्रैक्ट करने का काम करता है वो कौन, जोना पेलुसिडा, क्योंकि इसी के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया था ना कि मैमल में जो होता है स्पर्म बाइंडिंग के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस पर पाए जाते हैं। तो आप किसको सही करेंगे, जोना पेलुसिडा पर ही रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन्स रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। अर्थात प्रेगनेंसी के लेटर फेज में जो एक हार्मोन्स होता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं वो इनमें से किससे सीक्रेट होता है, किससे निकलता है ना। तो पहला ऑप्शन है फीटस, दूसरा है यूट्रस, तीसरा है ग्रेफिन फॉलिकुलर, चौथा है कार्पस ल्यूटियम। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कार्पस ल्यूटियम होगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम क्या होता है बच्चों, ये ओवरी का पार्ट होता है। जैसे ही ओवर रिलीज हो जाती है ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है और फिर वहाँ कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होने लगता है। तो ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय क्या करती है कि कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन क्या होता है बच्चों, एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, बच्चे के शिशु जन्म के समय क्या करता है, पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, जिसकी वजह से दोनों हिप बोन जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और आसानी से बच्चा बाहर की ओर आ जाता है। तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पार्चुरेशन। जो रिलैक्सिन होता है वो पार्चुरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और ये किसमें सीक्रेट होता है, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये सीक्रेट होती है फॉर द पर्पज ऑफ द चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन के लिए क्या करता है कि वो हिप बोन को फैलाने का काम करता है जिसकी वजह से बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशंस ऑफ द पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में पार्चुरेशन को इनिशिएट करने के लिए इसमें से कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उपयोगी नहीं है। पहला ऑप्शन है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन,
दूसरा है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, तीसरा है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, और चौथा है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन जो होता है वो पार्चुरेशन के लिए नहीं होता है, वो केवल कब होता है, वो लैक्टेशन के लिए होता है। लैक्टेट मदर में क्या होता है, ये जो प्रोलैक्टिन होता है ये मिल्क सिक्रेशन कराने का काम करता है। ठीक, तो किसमें, आफ्टर पार्चुरेशन इसका रोल होता है, आफ्टर पार्चुरेशन इसका रोल होता है। शिशु जन्म जब हो जाता है तो ये प्रोलैक्टिन क्या कराता है, लैक्टेट मदर में मिल्क के लिए उपयोगी होता है, मिल्क सिक्रेशन कराने का काम करता है। शेष दो 3 हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन की बात करें हम, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो की बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब उपयोगी होते हैं पार्चुरेशन के समय। शिशु जन्म के लिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और इसमें क्या पूछा है कि किसका रोल नहीं है, तो किसका रोल नहीं होता है, प्रोलैक्टिन का कोई रोल पार्चुरेशन में नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए थोड़ा सा इनके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट होता है ना। इट इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शंस इन द यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग द पार्चुरेशन एंड इंड्यूस लेबर्स। ये क्या होता है बच्चों, पार्चुरेशन के समय, शिशु जन्म के समय यूट्राइन वॉल को क्या करता है, कंट्रैक्ट कराने का काम करता है। जो यूट्राइन मसल्स होती हैं उनको कंट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से वहाँ जब संकुंचन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो वहाँ प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से बाहर की ओर आ जाता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सब भी पार्चुरेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोलैक्टिन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द लैक्टेशन। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोलैक्टिन का रोल जो होता है वो पार्चुरेशन के समय नहीं होता, ये लैक्टेशन के समय इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, है ना। अर्थात प्रोलैक्टिन का कोई काम, कोई भी रोल किसके समय नहीं होता, पार्चुरेशन के समय नहीं होता है। आप इस फिगर के माध्यम से देखिए, अगर हम ये देखें बच्चों ऑक्सीटोसिन का क्या क्या रोल है, तो ऑक्सीटोसिन के मुख्यतः 2 रोल होते हैं। पहला काम ये होता है कि ऑक्सीटोसिन का पहला काम होता है एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, शिशु जन्म के समय क्या करता है, ये यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है, जिसकी वजह से सीधे आसानी से बच्चा बाहर की ओर आ जाता है ना। क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है, यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से बाहर आता है। तो पहला तो ये है पार्चुरेशन के समय कॉन्ट्रैक्शन कराना। दूसरा इसका काम होता है मिल्क एजेक्शन के लिए, अर्थात जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है वैसे ऑक्सीटोसिन का ये रोल होता है कि वो मिल्क को इजेक्ट कराए, जिससे मिल्क का इजेक्शन होने लगता है, आसानी से बच्चा फीडिंग करने लगता है। ठीक, तो इसका मिल्क इजेक्शन एज वेल एज द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, इसका 2 रोल होता है किसका, ऑक्सीटोसिन का। और ये कहाँ से निकलता है बच्चों, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से निकलता है, अर्थात ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocytes इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocytes का जो मियोटिक डिवीजन होता है वो किस समय पूरा होता है, कब पूरा होता है, कहाँ पूरा होता है। क्या पूछा जा रहा है, मियोटिक पूछा जा रहा है, मियोसिस पूछा जा रहा है, अर्थात सेकेंड मियोसिस जो होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया है एट द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन, दूसरा है आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, तीसरा है एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विथ एन ओवम, और चौथा है प्रायर टू द ओव्यूलेशन। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम। जैसे ही स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, जब जैसे ही स्पर्म ओवम के साथ क्या होता है, फ्यूज करता है, वैसे तुरंत क्या होता है, सेकेंडरी oocytes बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, और साथ ही साथ सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होता है। क्योंकि सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया बच्चों मेटाफेज में आकर अरेस्ट हो जाती है, और जो फिर कब पूरी होती है, जैसे सेकेंडरी oocytes बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, वैसे ही तुरंत सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ठीक, आइए इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ द गोनियम है। इसका जब रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है तो इसमें प्राइमरी oocytes बन जाता है जो डिप्लॉयड नंबर में होता है। फिर इसमें क्या होता है, अब इसमें मियोसिस फर्स्ट हो जाता है, तो मियोसिस फर्स्ट होने पर क्या बनता है, सेकेंडरी oocytes बनता है, और साथ ही साथ हैप्लॉयड नंबर ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है ना। और इसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, ओवा फट के बाहर आ जाती है, और फिर ये देखते हैं आप कि ये सेकेंडरी oocytes क्या करती है, फिर स्पर्म से
फ्यूजन करती है, और जैसे ये स्पर्म से फ्यूजन करती है उसी समय क्या होती है, सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। जो अरेस्ट हुई थी वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो कब कंप्लीट होती है सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया, जैसे सेकेंडरी साइट्स बनती हैं और ओवम और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, उसी समय सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और सेकेंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए बात करते हैं, ये भी इसी में दिया गया है। इसमें ये बताया गया है बच्चों की जैसे जैसे ओवा का फॉर्मेशन होता है उसी प्रकार से फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इसलिए यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए पहले प्राइमोडियल फॉलिकल बनता है बिफोर बर्थ, मतलब जब बच्ची फीटल स्टेज में होती है, अपने माँ के गर्भ में होती है, तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल बनती है। इसके बाद क्या होता है, फिर प्राइमोडियल फॉलिकल थोड़ा सा और बड़ी होती है। फिर आफ्टर चाइल्डहुड के समय आप देखेंगे अरेस्ट हुआ रहता है, और जैसे प्यूबर्टी आ जाता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रोविन फॉलिकल में, फिर मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बन जाती है। और ओव्यूलेशन होने के बाद फिर क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल की जगह किसका निर्माण होने लगता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होने लगता है। ठीक, तो जैसे जैसे ओवा डेवलप करती है उसी प्रकार से फॉलिकुलर सेल भी क्या होते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। Which of the following hormones level will cause release of the ovum, that is the ovulations from the Graafian follicle। कह रहा है कि इसमें कौन सा हार्मोन्स लेवल ओव्यूलेशन के समय क्या होता है, उसका क्या लेवल होता है, वो बढ़ता है कि घटता है, कब, एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन। जिस समय ओव्यूलेशन हो रहा है, ओवा बाहर आ रही है, उस समय अर्थात ग्राफिन फॉलिकल से फट कर जब ओवा बाहर आती है उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो उस समय हार्मोन्स का लेवल पूछ रहा है कि हार्मोन का लेवल कैसा होता है। पहला हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है लो कंसंट्रेशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है लो कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। तो जिसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ द ओव्यूलेशन के समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स उपयोगी होते हैं ओवा को रिलीज कराने के लिए। लेकिन उस समय अगर हम लेवल की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, तो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है रेदर देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अर्थात दैट इज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है रेदर देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, तो ओव्यूलेशन के समय किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन अगला, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम को मैच कराइए और करेक्ट ऑप्शन को बताइए। पहला ऑप्शन है, पहला जो दिया गया बच्चों प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से क्या होता है, प्लेसेंटा का काम होता है बच्चों, ये क्या दिया गया है, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, अर्थात ए का दूसरा सही होगा। तो ए का दूसरा किस में सही है, ये सही दिख रहा है। तो प्लेसेंटा से क्या निकलता है, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको हम एचसीजी हार्मोन्स कहते हैं, और ये यूजफुल होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। दूसरा होता है जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा क्या होता है, इट इज़ द लेयर ऑफ द ओवम। बी का तीसरा सही है, तो बी का तीसरा ये सही है। ठीक, सी दे रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है बच्चों, ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को, तो ये जो होगा सी का चौथा सही है, ये सही है। और चौथा जो है लेडिक सेल, लेडिक सेल लगता है पेनिस। तो लेडिक सेल आप पेनिस से जो होता है बच्चों, एक प्रकार का सेल है जिससे एंड्रोजन निकलता है। एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स विच इज हेल्पफुल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द स्पर्म फॉर्मेशन। तो इसका क्या सही होगा, चौथे का पहला सही होगा। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द 12th वीक, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। ह्यूमन बींग्स में 12वें सप्ताह में अर्थात फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समय एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, कह रहा है इसमें क्या चीज़ देखा गया, क्या चीज़ ऑब्जर्व होता है फीटस में। तो पहला ऑप्शन है बच्चों आईलिड एंड आईलेंसेस आर फॉर्म्ड, आईलिड या आईलेंसेस बनती है। दूसरा है, इसमें गलत लिखा है बच्चों, आईलेंसेस होगी। मोस्ट ऑफ द मेजर आर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, इसमें से अधिकांश आर्गन सिस्टम बन जाते हैं। तीसरा है द हेड इज कवर्ड विद द फाइन हेयर्स, और चौथा है मूवमेंट ऑफ द फीटस। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 12th वीक में अर्थात फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अधिकांश आर्गन्स और सिस्टम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, ये 12 वीक का फीटस दिखाया गया है। इसमें देखिए आई बन गया है, ईयर बन गया है, फिंगर्स बन गए हैं, टूज बन गए हैं। तो अधिकांशतः आर्गन और अधिकांश जो सिस्टम्स हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं। अर्थात अगर 12 वीक का हम फीटस कोई देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम आर्गन बने रहते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2, कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर 2 सही था। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये जितने ग्रुप दिए हैं इसमें से आप हैप्लॉइड सेल्स को पहचानिए।
पूरे ग्रुप में से कौन कौन से हैप्लॉइड सेल्स हैं। पहला है प्राइमरी oocytes, ये डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी oocytes ये हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होता है। तो इसमें एक डिप्लॉयड और 2 हैप्लॉइड है, ये नहीं सही है। दूसरा है सेकेंडरी oocytes, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक। फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉइड होता है। ओवम क्या होता है, हैप्लॉइड। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें सभी ग्रुप क्या है, हैप्लॉइड है, अर्थात NN होते हैं, ठीक। तो जिसमें पूरे ग्रुप में हैप्लॉइड नंबर देखने को मिलेगा, हैप्लॉइड सेल देखने को मिलेगा, वो कौन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है प्राइमरी। अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉयड होता है, स्पर्मेटिड ही हैप्लॉइड होता है, ठीक। तो इसमें 2 डिप्लॉयड 1 हैप्लॉइड है। अगर चौथे की बात करें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होता है। सेकेंड पोलर बॉडी हैप्लॉइड होता है। तो इसमें 1 डिप्लॉयड 2 हैप्लॉइड है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में सभी हैप्लॉइड हैं, है ना। सेकेंडरी oocytes भी हैप्लॉइड होता है, पोलर बॉडी भी, फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होता है, ओवम भी हैप्लॉइड होता है, ठीक। इट सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अगला बात करते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। पहला है ओवरी। जैसा कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि ओवरी से क्या होता है, ह्यूमन कोर यानी गोनेडोट्रोपिन निकलती है ना। तो ओवरी से क्या सही होगा, नहीं सॉरी, ओवरी से क्या होता है, ओवरी से ये निकलेगा, इसका ये सही होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, अर्थात ए का दूसरा सही है। तो ए का दूसरा इस पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, ठीक। दूसरा है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से क्या निकलता है, ह्यूमन कोर यानी गोनेडोट्रोपिन। बी का पहला होगा, बी का पहला सही है। सी कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन ओनली। तो कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो सी का चौथा सही है। और चौथा है लेडिक सेल, लेडिक सेल से क्या निकलता है, एंड्रोजन, अर्थात तीसरा सही होगा ये। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक्सट्रूशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स, अर्थात एग के न्यूक्लियस से जो सेकेंड पोलर बॉडी होता है वो कब निकलता है ना। पहला है साइमल्टेनियसली विथ फर्स्ट क्लीवेज, अर्थात फर्स्ट क्लीवेज के समय। दूसरा आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, अर्थात जैसे ही स्पर्म ओवन के अंदर एंट्री करता है तब, अर्थात फर्टिलाइजेशन से पहले, और दोनों जब आपस में फ्यूजन करते हैं तब। और अगला है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और चौथा है बिफोर एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन और सेकेंडरी oocytes दोनों कब बनते हैं, एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम, अर्थात जैसे ही स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। और जब ये मिल जाते हैं बच्चों, इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो जिस समय ये मिलते हैं उसी समय सेकंड पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocytes का निर्माण हो जाता है। तो सही ऑप्शन इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से आप देखिए, यहाँ देखिए दिखाया गया है कि इधर देखिए ये सेकेंडरी oocytes बन रहा है और इधर स्पर्म, दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं, है ना। और इसके फ्यूजन के पहले आप देखिए, ये देखिए सेकेंडरी oocytes और ये देखिए ये इसका क्या मैंने बताया कि सेकेंडरी oocytes क्या होता है, जैसे बनती है, क्योंकि जो सेकेंडरी oocytes के पहले जो मियोसिस की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, अरेस्ट हुई रहती है, किस में, मेटाफेज में। और जैसे ही स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिल जाते हैं उसी समय क्या होता है, सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है ना। तो वही तो मैं, और जैसे ही सेकेंड मियोसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है वैसे सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले एट द टाइम ऑफ द यूनियन ऑफ द स्पर्म विद द ओवम, उसी समय सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म, जैसे ही स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री करता है और फर्टिलाइजेशन के पहले सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है, ठीक। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, उपयोगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों BSc नर्सिंग से रिलेटेड और MNS से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी और जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। अगर आप हमारे नए व्यूवर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जो नए नोटिफिकेशन हो आपके पास तक पहुंचते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।